हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे, दिसंबर 16 2022। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस में हम कवर करते हैं 3 E's: एडिटोरियल्स, इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन सेक्शन। तो आपका एक कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस हो जाता है सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो आज 16 दिसंबर है, इसे विजय दिवस भी कहते हैं। 1971 में हमने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और दिसंबर 16 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसको आज ही के दिन एग्जीक्यूट किया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसको 6 साल बाद 1911 में एन्यूल करके, और जो कैपिटल ट्रांसफर भी कलकत्ता से दिल्ली हुआ था। अब शुरू करते हैं आज की पहली खबर। चाइना बिल्ड्स रोपवे नियर ट्राई जंक्शन। ठीक है, कौन सा ट्राई जंक्शन की बात हो रही है? डोकलाम प्लेटू। ये क्लियरली आप देख सकते हैं। जैसे ये सिक्किम है, इंडिया है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहीं पे ये चिकन नेक भी कहलाता है, पतला सा कॉरिडोर है। इसी की वजह से ये जो एरिया है, ये पॉइंट है ट्राई जंक्शन का, ये भूटान है। ठीक है, तो ये ट्राई जंक्शन 3 कंट्रीज का बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और इंडिया इस पे एक प्लेटू है डोकलाम करके, उस पे इंडिया का कब्जा है और वो अच्छी खासी हाइट पे है। तो वो जो मूवमेंट होता है इस पूरे एरिया के अराउंड, जो भी आर्मी वहां पर होगी उसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है। ये चाइना को पसंद नहीं आता, वो चाहता है कि वहां पे उसका कब्जा हो। तो कुछ 2017 में कुछ सोल्जर्स आते हैं वहाँ चाइना के, और हमारे जो कैंप वगैरह है उसके साथ जो है उसको हटाने लगते हैं, पर इंडियन आर्मी एजिटेट करती है और अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करती है और वहाँ से नहीं हटती। ऐसा लगा कि कुछ वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। फिर भूटान भी इसमें इंडिया के सपोर्ट में था। ठीक है, लेकिन चाइना कहता है कि वो एरिया हमारा है। तो ये चाइना 3 जगह इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे गलवान हो गया, गलवान क्लैश सबको पता है, 2020 में हुआ था, ये ईस्टर्न लद्दाख में हुआ, जिसे वेस्टर्न एलएसी कहते हैं। और यहाँ डोकलाम में, ठीक है, यहाँ पे कुछ उन्होंने पहले तो न्यूज़ में ये बता रहा है कि रोपवे वगैरह बना लिए उन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी चाइना काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है उस पूरे रीजन में एलएसी के एक्सक्यूज मी। और इंडिया भी इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नियर बॉर्डर एरियाज, तो वो भी चाइना को पसंद नहीं आता। तो रोपवे वगैरह बना लिए उन्होंने अपनी साइड में। टोरसा नाला है कुछ वहाँ अपनी जो उसकी टेरिटरी है उस पर उन्होंने रोपवे बना ली है, जिससे मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स आसान हो सके। और फिर दूसरे ये डोकलाम तो आज की न्यूज़ में है ही। और फिर जैसे 9 दिसंबर को तवांग रीजन में यांगसे वैली, ये 3 जो एरियाज हैं इन्हें आप मैप में अच्छा खासा दिमाग में बैठा लें, कहाँ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चिकन नेक कॉरिडोर क्या है? अब डोकलाम से अगर सपोज इसका कब्जा यहाँ हो जाए चाइना का डोकलाम में, तो यहाँ से यहाँ नज़र रखना बहुत इजी हो जाएगा और कभी भी इंडिया को पूरे नॉर्थ ईस्ट से कट ऑफ किया जा सकता है इन केस ऑफ वॉर। इसलिए ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। लेट्स मूव टू अदर स्टोरी। स्टेट्स कैन इनेक्ट लॉज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, लॉ मिनिस्टर ने कहा है। ऑब्वियसली पर्सनल लॉज जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट क्या है? 3 लिस्ट दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 246। लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट, लिस्ट 3 कंकरेंट। मतलब आप दोनों मिलके, सेंट्रल स्टेट मिलके जो सब्जेक्ट मेंशन है इस लिस्ट में उसमें लॉ बना सकते हैं। और जो लिस्ट में नहीं है उनका क्या, उसे रेसिड्यूरी पावर कहते हैं और वो सेंटर के पास है, इसलिए ये
फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइज जो हम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो कंकरेंट लिस्ट 3 में ये पर्सनल लॉज वगैरह दिए हुए हैं, जॉइंट फैमिली, पार्टीशन, मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड जो भी लॉज हैं स्टेट्स बना सकते हैं, ऑब्वियसली सेंटर भी बना सकती है। तो स्टेट्स फ्री हैं लॉज बनाने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो कुछ स्टेट जैसे उत्तराखंड ने पैनल अपॉइंट किया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने मैनिफेस्टो में कहा था कई पार्टियों ने, फिर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूसीसी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गर्ल अटैक्ड विथ एसिड बॉट ऑनलाइन। अब ये ई कॉमर्स जो है इसका भी बहुत जैसे पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में, तो इस पर भी लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इलीगल वेपन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे अभी कुछ न्यूज़ आई थी महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक पैकेट खुला, उसमें पता चला कि 100 से ज़्यादा तलवारें, ठीक है, सोर्स की गई पंजाब से, और वही डिलीवर कहाँ से हुआ? ऑनलाइन। तो ये इलीगल वेपन हो चाहे एसिड हो, ये ऑनलाइन बिकता है सरेआम, इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। एक लड़की पर अटैक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है 14 महाराष्ट्र विलेजेस वांट टू मर्ज विथ बॉर्डरिंग तेलंगाना। अभी बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका और महाराष्ट्र तो थमा नहीं है, और ये नया शुरू हो गया कि महाराष्ट्र के 14 गांव मर्ज होना चाहते हैं तेलंगाना में। क्यों भाई? कभी कभी ना स्कीम्स जो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि बॉर्डर एरियाज पे जो विलेजेस हैं दूसरे स्टेट के, वो भी उनसे जेलस होने लगते हैं। अब वो चाहते हैं कि मर्जर हो जाए। इतना आसान थोड़ी ना है कि आप बोलो कि नहीं नहीं अब हम तेलंगाना में जाना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी, बट वाई नॉट? थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी क्या हम नहीं कर सकते? तो इस पे सोचने वाली बात है। पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन, कौन से रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम? 1956 वाले। पहले ही हुआ, फिर उसके बाद स्टेट्स का अलग अलग होता रहा, जैसे 2000 में 3 स्टेट बने, फिर तेलंगाना बना 2 जून 2014 को, ठीक है। तो अब क्या ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठाने का। तो ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि बेलगावी रीजन जो मराठी स्पीकिंग है, आधा है, पूरा नहीं है, महाराष्ट्र चाहता है वो उसे मिल जाए। अब सिचुएशन और उल्टी पड़ रही है कि अब उसके ही 14 गांव जाना चाहते हैं तेलंगाना। नेक्स्ट वी मूव टू न्यू लैंड लॉज बेनिफिट आउटसाइडर जम्मू कश्मीर पार्टी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। म्यूजिक सभा शुड गिव प्रायोरिटी टू तमिल सॉन्ग्स इन कंसर्ट्स। ये थोड़ा तमिल प्राइड वाले चीफ मिनिस्टर हैं, और होना भी चाहिए, आपको अपने कल्चर पे प्राइड होना चाहिए, बट प्राइड का जो एक्सजरेशन है वो दूसरों को भी हर्ट करता है कभी कभी। और ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी देनी चाहिए तमिल सॉन्ग्स को कॉन्सर्ट्स वगैरह में, ठीक है। हाई कोर्ट सीक सीबीआई व्यू ऑन बेल पिटिशन इन इस ISRO केस। तो ये एक फ्रंट पेज पे स्टोरी थी 2-3 दिन पहले। नाम्बी नारायण एक साइंटिस्ट थे, S नाम्बी नारायण, उन्हें एक जासूसी के चार्ज पे गिरफ्तार किया गया था। फिर उन पर मूवी भी आई रॉकेटरी, पता चला है सारे चार्जेस बेसलेस थे, उनको डिफेम करने की कोशिश की गई थी। तो जो ऑफिशियल्स उन्हें फंसा रहे थे अब उनको भी जेल हो रही है, अब उनकी बेल की कुछ बात चल रही है। तो हाई कोर्ट जो है CBI का जो व्यू है उस पर देखना चाहता है। MP मिनिस्टर सीक्स पुलिस वेरिफिकेशन टू प्रिवेंट लव जिहाद। लव जिहाद, अब देखिए ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, खासकर बॉलीवुड को बहुत टारगेट करते रहते हैं। उनका एक ही कहना है कि धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट देयर आर अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो इन स्टेट। तो टू चेक लव जिहाद मैरिज रजिस्ट्रार
and other institutions responsible for solemnizing marriages in Madhya Pradesh may soon have to secure police verification. तो ये अभी भी एक लॉ ही है। अगर आप कुछ कन्वर्ट वगैरह करते हैं किसी को तो आपको बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि शादी वगैरह भी अगर होती है ऐसी, है ना, तो उसमें भी जो रजिस्ट्रार वगैरह है, मैरिज रजिस्ट्रार को, उसको पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसको मस्ट किया जा रहा है। लव जिहाद जैसी चीज़ है, अब कितनी सच्चाई है इस पे, देयर इज़ नो प्रूफ, है ना। एक ट्रू लव, ट्रू मैरिजेस, इन पे भी क्वेश्चन उठने लगता है इन सब चीज़ों से। और इसको एक यूफेमिज्म नाम दिया गया था इंग्लिश में, तो आप वो ज़्यादा यूज़ करें वो वर्ड। ये लव जिहाद आप ऐसा राइटिंग वगैरह में ना ही करें तो बेहतर है। तमिलनाडु स्टॉप्स ऑक्शन ऑफ स्टोलन नटराजा आइडल इन फ्रांस, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन हाँ, नटराज की जो ये मूर्ति है ये पॉपुलर हुई थी चोला पीरियड में। चोल एम्पायर ने इसको एक अपने जेनिथ पे ले गए थे, अपने एपेक्स पे ले गए थे, जब ये आर्ट एंड कल्चर का, स्कल्पचर का डेवलपमेंट हो रहा था, तो नटराज वहाँ से पॉपुलर हुए थे। और इसका अलग अलग पोस्चर है, जैसे त्रिभंगा, ये यूपीएससी प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और ये यही पोस्चर है, त्रिभंगा पोस्चर। ये किसको डिनोट करता है? तो कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है इंपॉर्टेंट, लेकिन आप कहाँ कहाँ क्या क्या कवर करेंगे? अगर आपके सामने आ रही हैं चीज़ें पढ़ने पे तो ठीक है, दिमाग में रहेगा, पर अपने से आप सोचें कि नहीं मैं इस पर रिसर्च करूं, थोड़ा अलग एक एडवांटेज लूं, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि एक सर्टेन एरियाज हैं यूपीएससी के जिसे अगर आप फोकस करते हैं, जो प्रेडिक्टेबल है, तो सिलेक्शन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल पार्ट पे अगर आप हाथ पांव मारेंगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले ये कमांड हासिल कर लें अपने आप, इसके कॉन्फिडेंस से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, तो स्टैटिक पे कमांड हासिल करें, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ें। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले अगर बताते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है तो वो भी बताते हैं, नहीं तो उनके भी मटेरियल अवेलेबल है। फिर मैगजीन्स कोई एक फॉलो कर लें बस, और फिर प्रैक्टिस करें ढेर सारी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप खुद आइडिया हो जाएगा। ना भी मूव टू एडिटोरियल सेक्शन, आज यहीं पे कवर कर लेते हैं इन्हें, क्योंकि ज़्यादा एडिटोरियल हिंदू में नहीं है। Old is not gold. Old pension scheme works under as electoral strategy, but it's imprudent fiscal policy. तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये लेकर आ चुकी है, इन्होंने रीस्टोर कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम। और हिमाचल प्रदेश ने प्रॉमिस किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो पावर पे आ चुकी है, वो भी इम्प्लीमेंट करेगी। पंजाब आम आदमी पार्टी इज इन प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट दैट। तो ये है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम? क्या है ये? जो सीधी सी बात है, जो आपको पेंशन मिलती थी उसका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका आधा आपको जीवन भर मिलता है, ठीक है, एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। लेकिन ये 2004 से पहले अपॉइंट हुए एम्प्लॉयज को ही मिलता था। 2004 के बाद ये एनपीएस आ गया, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी वगैरह है, इसका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। जो एक राशि है, एक मुश्त राशि जिसे कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो मिलती है, उसका पैसा कुछ 40% ये मार्केट पे चला जाता है। मार्केट मीन्स इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, शेयर वगैरह, कोई डिवेंचर्स बॉन्ड जो भी है उसमें चला जाता है। आप सिर्फ इतना कहें कि मार्केट पे चला जाता है, इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। और इससे मिलने वाला जो रिटर्न है इंटरेस्ट के तौर पे, वो फिर ऐड होके आपको एज अ पेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पर मंथ बेसिस पे। लेकिन लोगों का कहना है कि इससे बहुत घाटा होता है, ये सब सही नहीं है, हमें वही चाहिए पुराना वाला ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये पॉपुलर डिमांड है जिसको अपोजिशन भुनाना चाहता है, और लेकिन ये फिजिकली प्रूडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवा देता है स्टेट का, जो अदर डेवलपमेंट नीड्स हैं फिर उसको पूरी नहीं कर पाता स्टेट, फिर उसको उधार लेना पड़ता है, फिर डेट साइकिल, फिर ओवरऑल फिजिकल जो सिनेरियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इससे ज़्यादा समझाने को कुछ नहीं है इसमें,
बाकी इस पूरे आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप डेटा देख लें। डेटा शोज दैट पेंशन पेमेंट्स फॉर्म नियरली 25.6% ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू एंड 80% ऑफ हिमाचल। हिमाचल का मेंशन आप करें तो बताएं कि 80% हिमाचल का पैसा, हिमाचल प्रदेश का पैसा तो चला जाएगा इसी पेमेंट में, बचेगा क्या? ठीक, तो डेटा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, अ डिलेड एंड मोरक्को का जो एक ड्रीम रन था वो खत्म हुआ। बाकी इस पेज से कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडिटोरियल में। इज आरटीआई एक्ट फुलफिलिंग इट्स पर्पस? वेरी सिग्निफिकेंट आर्टिकल। अब आरटीआई आया था 2005 में, अब कितना साल हो गए इसको? 17 साल हो गए। लेकिन हर साल ये रिव्यू होता है, हर साल एक ऐसा आर्टिकल आता है और इवन हर मंथ कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर में आ जाता है कि आरटीआई से क्या लाभ है, आरटीआई में क्या सुधार होना चाहिए। आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि जितने सारे स्कैम्स होते हैं ना कंट्री में, ये कैसे उजागर होते हैं? इसी आरटीआई की वजह से। 2010 में जो चाहे कॉमनवेल्थ हो, कोल घोटाला हो, सब कुछ। ठीक, तो आरटीआई की थोड़ा सा प्रोविजन देख लेते हैं, माइंड में बैठ जाए तो इससे अच्छा क्या है। आरटीआई जब आप फाइल करते हैं एप्लीकेशन की मुझे कुछ इस सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे पीआई होता है, ठीक है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन। तो वो आपको कंपलसरी 30 दिन के भीतर उसे देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका मैटर लाइफ एंड डेथ का है तो 24 घंटे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, इजी वे में प्रोवाइड करना है। सेक्शन 8 इसका कहता है कि जो इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट करती है, फॉरेन रिलेशन वगैरह, मॉरलिटी समाज में, इन सब को संज्ञान में लेते हुए वो इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है। फिर ये सेक्शन 8 था। इस सेक्शन 4 इसमें कहता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो वॉलंटरी तौर पे डिस्क्लोज करनी चाहिए। जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको सुमोटो मतलब खुद से इंफॉर्मेशन करनी चाहिए। तो मेन जो इशू है आरटीआई को वो यही है। हम इश्यूज पे बात करेंगे, प्रोविजंस तो आप पढ़ते रहते हैं। इश्यूज ये है कि सेक्शन 8 के नाम पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी जाती है। सेक्शन 4 सुमोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसको सीरियसली नहीं लिया जाता। तीसरा, आरटीआई एक्टिविस्ट की जो है मर्डर हो जाते हैं, ठीक है, चाहे सत्येंद्र दुबे हो चाहे कोई भी हो। सत्येंद्र दुबे वही ओएनजीसी वाले, ठीक है, उन्होंने करप्शन को उजागर किया था और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ा फेमस केस था ये, और बहुत सारी डेथ्स होती रहती हैं। अगर आप सर्च मारेंगे नेट पे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उसके बाद टेक्निकल इंफॉर्मेशन। टेक्निकल इंफॉर्मेशन इतना जार्गन्स भरा इंफॉर्मेशन देते हैं, समझ में नहीं आता है। मेन इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट समवेयर, जानबूझ के ऐसा करते हैं। और उसी में आप ऐड कर लें कि अभी एक न्यूज़ आई थी कि एक भाई साहब ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी और उनको 25 से 30 हजार पन्नों की उन्होंने रिपोर्ट दी, ठीक है, किसी पब्लिक बॉडी ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इतना हैवी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिया कि ले पढ़, अब कहाँ तक पढ़ेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एक इशू आता है पेंडेंसी। पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है सीआईसी ऑफिसेज में, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो। पेंडेंसी रहेगी तो सुनवाई नहीं हो पाएगी। कितने केसेस पेंडिंग है, ठीक। तो उसके बाद वैकेंसी, इट्स रिलेटेड टू वैकेंसी पेंडेंसी ओनली। वैकेंसी तो अभी फुलफिल नहीं हो रही थी। सीआईसी कहाँ अपॉइंट किया जा रहा था? 3-4 साल तो सीआईसी था ही नहीं। अब आए हुए हैं, सिन्हा साहब हैं अभी, भाई के सिन्हा। तो इसमें वही है, कुछ दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं, ये सौरभ दास, अंजलि भारद्वाज, की आरटीआई कितना फुलफिल कर रहा है पर्पस, तो अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन इसमें यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि आरटीआई इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता है क्या? तो वो कह रहे हैं कि वेरी क्लेवरली जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, जिन्हें पीआईओस कहते हैं, वो आजकल कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है
अवेलेबल ही नहीं। दिस डिवीजन डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब भाई क्या करोगे आप, अब कहाँ जाओगे इंफॉर्मेशन लेने, और क्लूलेस हो जाता है इंसान। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा दूसरे भाई साहब ने कि ये सेक्शन ही नहीं बताते कि जो इन्फॉर्मेशन डिनाई की जा रही है वो किस सेक्शन को उन्होंने रेफर किया है। कहने का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते, ये इलीगल डिनायल है, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी कभी कभी मास लेवल पे इंफॉर्मेशन डिनाई कर देती है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंफॉर्मेशन डिनायल इन पर्टिकुलर इन गवर्नमेंट ऑफिसेज समझ में आता है, लेकिन अब गवर्नमेंट जो जनरल गवर्नमेंट की हम बात करें, चाहे जनरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल एंड स्टेट बोथ, तो वो डिनाई कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। कह देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 में डेथ्स कितनी हुई ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, बोले हमारे पास डेटा ही नहीं। फिर सेंसस 2021 का कब आएगा सेंसस, बोले वो अभी नहीं आएगा, पोस्टपोन हो गया। तो डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो फाइल क्या करेंगे आरटीआई। अब पॉपुलेशन डेटा आता तो हम इतने सारे आरटीआई फॉर्म फिलअप करके भर देते कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें सेंसस से, लेकिन अब सेंसस ही नहीं है, तो ये एक तरह का डिनायल ही है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टोरी। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ इन नंबर्स, इतना इतना अमाउंट स्पेंड किया गया गवर्नमेंट एड्स पे, तो अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह में, तो इसको आप कहाँ यूज़ करेंगे इस डेटा को, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट। मोर देन 60 लाख पब्लिक ग्रीवांसेस अगेंस्ट स्टेट्स एंड यूटीज। अब हमारे पास क्या है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो होना चाहिए, और है, अवेलेबल है। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, ठीक। लेकिन अब इनको ये भी डेटा देना चाहिए कि कितनों की सुनवाई हुई, कितना जो है ग्रीवेंसेस को सेटल किया गया। ये डेटा हमारे पास नहीं है, बट हाँ मैकेनिज्म है, इससे आपको पता चलता है, और इतने इतने ग्रीवेंसेस फाइल हुए, ठीक, बिटवीन 2020 एंड नवंबर दिस ईयर। अब वैकेंसीज, रोजगार मेला जो इस साल है उस पर इतने नॉट इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा सा पेंशनर सबमिटिंग लाइफ सर्टिफिकेट्स यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई चीज़ है, एक जीवन प्रमाण स्कीम है, ठीक है। जीवन प्रमाण ये पेंशन से रिलेटेड है, एल्डरली। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है, डिजिटलाइजेशन का इनिशिएटिव है कि एक ऐप के थ्रू आप या वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पेंशन के बारे में। एक क्वेश्चन आया था हाल फिलहाल में स्टेट पीएससी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीआई क्लाउड इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। जीआई क्लाउड है ना, उसमें ऑप्शंस थे कि आपका ये डिजी लॉकर ऑप्शन 1, और दूसरा जीवन प्रमाण, और तीसरा बोथ, और चौथा नन ऑफ देम। तो इसका आंसर आप बताएं क्या है। इसका आंसर सिर्फ डिजी लॉकर है, जीवन प्रमाण नहीं है। तो ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव जो हैं डिजिटल इंडिया के, उनको आप देख लें कि बेसिकली वो इनका जो एसेंस है वो क्या है। ये आर दे क्लाउड बेस्ड इनिशिएटिव, आर दे जस्ट डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव की डेटाबेस वगैरह ये मेंटेन कर रहे हैं, है ना, पब्लिक इंटरेक्शन का। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया करें, क्वेश्चन देखिए कहीं से भी आ जाता है। डोमिनेंट इलेक्टोरल परफॉर्मेंस इन स्टेट इलेक्शंस नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट आर केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल्स। तो क्या हुआ कि हमने न्यूज़ कवर करी है काफ़ी एक्सटेंसिवली। जो गवर्नर है केरला के आरिफ मोहम्मद खान, ही इज अप इन द एंटे अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। वाई? क्योंकि उनकी जो पावर है, शक्ति है टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स इन स्टेट्स, क्योंकि वो खुद चांसलर हैं और उनको पावर है दूसरे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के अपॉइंट करने के लिए। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने कुछ 14 वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी केस का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये पसंद नहीं आया स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनका जो पावर है अपॉइंटमेंट का वही छीन लेंगे। और ऐसा नहीं कि हम खुद से ऐसा कर रहे हैं, है ना।
इसके पीछे भी उन्होंने तर्क दिया कि पुंछी कमीशन ने ही रिकमेंड दिया है। एक सरकारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1983 में अपॉइंट की गई थी टू रिव्यू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, और पुंछी कमीशन MM पुंछी कमीशन अपॉइंट की गई थी 2010 में। ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए 2 कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, 10 इसकी 10 उसकी, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है। पुंछी कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन ने कहा कि गवर्नर शुड रिफ्रेन फ्रॉम बर्डनिंग विथ पोजीशंस एंड पावर्स विच आर नॉट एनविसेज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के पावर जो दिए गए हैं उसी पे उनको रहना चाहिए। जो फालतू के जो पावर है उनमें डाइवर्ट होता है माइंड वगैरह, कंट्रोवर्सी बनती है, तो उनसे वो अधिकार ले लेने चाहिए। ठीक है। जो जबरदस्ती पब्लिक क्रिटिसिज्म बनता है और उनमें से एक ये था, और ये केरला बस में नहीं है, हर जगह ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी सेंट्रल बॉडी है। ठीक। और सपोज कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपोजिट पार्टी की है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, और सेंट्रल में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगी। ठीक है। और यूजीसी और गवर्नर, ठीक है, ये आपस में मिलकर चाहते हैं कि नहीं हम कंट्रोल करें, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब देखना है कि ये बिल पास हो पाता है कि नहीं, क्योंकि अपोजिशन तो कहती है कि गवर्नर ये पे जो कार्रवाई हो रही है सही है, लेकिन इसके अलावा यूजीसी के जो पावर हैं वो भी छीने जा रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट वो ट्राई टू टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी इनटू इट्स फील्डम। तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है कि अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को चलाए, वो वहां के पोजीशन को मंजूर नहीं है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था स्टोरी का। नीड अ न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम टू फिल वैकेंसीज इन हायर जुडिशरी। वेरी ट्रू, स्पॉट ऑन, कि अगर दिक्कत हो रही है एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, तो इनको मिलके कुछ सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए, और इसका इनिशिएटिव एग्जीक्यूटिव ले सकता है, क्योंकि एनजेक रद्द हो गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट, क्योंकि ये जो फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी और बेसिक स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस पर अगर ये हट कर रहा था और इसको हटा दिया, तो नया मैकेनिज्म ले आइए जिसमें बहुत एग्री हो। और बगल में एक न्यूज़ है कि कॉलेजियम सिस्टम कम्स इन फॉर क्रिटिसिज्म फ्रॉम आरएसएस आर्म, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार इलिसिट लिकर टोल राइजेस टू 26, और नीतीश कुमार ने कहा कि जो दारू पिएंगे वो मरेंगे। वेरी केयरलेस एंड इंडिफरेंट रिमार्क। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट की है उससे ये भाग रहे हैं, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अवेयरनेस फैलाएं, उन्हें चाहिए कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करें, ऐसी सिचुएशन ना हो। तो हमने स्टार्टिंग में ही कल देख लिया था इलीगल लिकर होता क्या है, कैसे बनता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस। हुज ट्रेजेडी इकोज इन पार्लियामेंट में भी काफ़ी हो हल्ला हुआ इसके पीछे। नेक्स्ट है राज्यसभा डिस्कसेस इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड स्टेप्स टू टैकल इट। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी वी नो so much about it, and when editorial will come we will discuss in detail. Broadcasting by center and states has to come under प्रसार भारती। तो प्रसार भारती क्या है? प्रसार भारती एक गवर्नमेंट बॉडी है जो न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग को कंट्रोल करती है, जैसे दिल्ली दूरदर्शन वगैरह, डीडी इंडिया एंड एवरीथिंग। तो ये चाहते हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की जो भी स्टेट सेंटर इन सब की जो ब्रॉडकास्टिंग है स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑब्वियसली, वो प्रसार भारती के अंडर आनी चाहिए। गवर्नमेंट रिलीजेस डेटा ऑन SC/ST एम्प्लॉयज एट हायर पोस्ट। SC/ST एम्प्लॉयज कितने हैं हायर पोस्ट पे, उसका डेटा रिलीज किया है। अब इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन अभी आएगी, कुछ न्यूज़ बनेगी ऑब्वियसली, देखिए पक्का कुछ ना कुछ एडिटोरियल आएगा, देन वी विल सी। बट डेटा क्या है देख लेते हैं कि
SC/ST officers at rank of Joint Secretary and Secretary in Government of India stands at 4% and 4.9 respectively. फिर भी कम ही है और हायर इनका शेयर होना चाहिए. When will India warn China for its actions? कांग्रेस पूछ रही है. Supreme Court to hear plea against poll bond scheme next month. पोल बॉन्ड स्कीम बोले तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो हमने बात की थी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे देती है अपोजिशन को टारगेट करने के लिए. और SBI इसकी जुड़ी अब इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि SBI इज द सोल अथॉरिटी टू इशू एंड इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड. ये 2017 में अनाउंस किया गया था, 1 जनवरी 2018 से इम्प्लीमेंट हुआ. इसके जो डिनोमिनेशंस होते हैं मतलब 1000 से शुरू होते हैं और इनकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है. और कैसे कैसे बॉन्ड वैल्यू होती है इनकी, जैसे 1000 है तो फिर अगला 10,000 होगा, फिर 1,00,000 होगा, ऐसे बढ़ता है ये. ऐसे नहीं कि बीच में कोई 9,999 आप ले आए, ऐसे नहीं. और इनकी कोई अपर लिमिट नहीं है. ठीक, SBI से रजिस्टर होना पड़ता है. 15 दिन मिलते हैं, कुछ महीने, 4-6 महीने हैं. ऐसा नहीं कि पूरे साल अवेलेबल हो. और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है. जो डोनर है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता. बट अगर डोनर का नाम डिस्क्लोज हम आपको नहीं किया जाता, लेकिन SBI के को तो पता ही है कि कौन खरीद रहा है और किसे दे रहा है. SBI कौन है? गवर्नमेंट है. तो इसी से जुड़ी सुनवाई होने वाली है. बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट होगा. पेट्रोल प्राइस हाई इन 6 नॉन BJP रूल्ड स्टेट्स एज वैट वाजंट कट. अब पेट्रोल प्राइस कैसे डिसाइड होता है? फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइस अगर 95 है, चलिए अभी कितना चल रहा है? अभी 100 चल रहा है. तो 100 में क्या है कि सेंटर का कुछ टैक्स होता है, स्टेट का कुछ टैक्स होता है. सेंटर के टैक्स एक्साइज ड्यूटी अगर 30 नॉर्मल प्राइस है तो यहाँ पे टैक्स बढ़ के 60 हो जाएगा और यहाँ स्टेट का बढ़ के फिर ये ओवरऑल 90 हो जाएगा. फिर कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस वगैरह, उनकी सर्विस चार्ज 4% के आसपास है, सपोज 5% है, तो ये टोटल ओवरऑल 100 में कन्वर्ट हो जाता है. तो लॉस किसको हो रहा है? जनता को. यही कह रहे हैं ये मिस्टर साहब की पेट्रोल प्राइस हाई इन 6 नॉन BJP रूल्ड स्टेट्स. जो BJP रूल नहीं है वहां पे ज्यादा पेट्रोल प्राइस हाई है क्योंकि वो वैट वैल्यू एडेड टैक्स उनको उन्होंने नहीं घटाया है. तो यही इशू इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि GST में ये इंक्लूडेड नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जहां सारे टैक्स डिवाइड होते हैं. फिर पहले तो एक ही जैसा टैक्स लिया जाता है गुड्स एंड सर्विस का ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग स्लैब में, फिर वो डिवाइड होता है सेंटर स्टेट के बीच में. लेकिन ये डोमेन है स्टेट का. पेट्रोल प्राइस से बहुत पैसा कमाते हैं, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत पैसा कमाते हैं. ये दोनों चीजों को ये GST में नहीं लाना चाहते. नेक्स्ट न्यूज है डिस्कशन टू इंक्लूड हाटी कम्युनिटी टू ST लिस्ट बिगिंस. अभी गोंड को यूपी में जैसे ST कम्युनिटी का दर्जा देना था तो उसको लॉ के तहत, अमेंडमेंट के तहत करने का प्रयास हो रहा है. लेकिन अब हट्टी कम्युनिटी को भी लाना चाहते हैं लोग, तो उसके लिए डिस्कशन होगा. तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है कि ST लिस्ट में कैसे कैसे कम्युनिटी को ऐड किया जाता है. यू शुड रेफर, यू कैन रेफर योर नोट्स. बट थोड़ा सा बता दूं मैं कि पहले तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां जाएगा. फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का रिव्यू होगा इस पे. फिर वो भेजेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, NCST को. फिर इसका रिव्यू होने के बाद ये जाएगा, अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट 1950 का, उस पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मतलब नॉर्मल अमेंडमेंट के थ्रू ये उस एक्ट में उस लिस्ट को जोड़ा जाएगा. फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल से, फाइनल अप्रूवल से ये लिस्ट, तो काफी लंबी प्रक्रिया है ये, है ना. हट्टी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश की है बाय द वे. फिर ये कह रहे हैं कि अग्नि इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि 5th बैलिस्टिक मिसाइल विथ 5,000 किलोमीटर रेंज. ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम में. पर्टिकुलर यही नहीं,
बट कोई और सीरीज थी, अग्नि 4, 5, 4 थी शायद। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था 1982, ठीक है। इसमें 5 मिसाइल्स को डेवलप करना था, पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग एंड अग्नि। तो अग्नि जो है लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम। और इसी से दुश्मन घबराते हैं क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, पूरा चाइना हमारी रेंज में है ऐसा बताया जाता है। और अभी ये जो वोलेटाइल सिचुएशन है उसी बीच ये टेस्ट किया गया, सक्सेसफुल टेस्ट था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्वेंट्स कैन बी फाउंड गिल्टी ऑफ ग्राफ्ट ऑन सर्कमस्टेंशियल प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट। तो पब्लिक ऑफिसर्स में करप्शन बहुत बड़ा इशू है, लेकिन जब हम किसी ऑफिसर को पकड़ते हैं तो प्रूफ भी चाहिए होता है, और सुनवाई होते होते केसेस की काफी दिन हो जाते हैं। करप्शन आज पकड़ा है, न्यूज में आया, इतना पैसा मिला, लेकिन सालों बाद पता चलता है कि ऑफिसर बाइज्जत बरी हो गया। तो सर्कमस्टेंशियल प्रूफ मतलब उस दौरान जो प्रूफ रहे हों उसके तहत भी उन्हें गिल्टी करार दिया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। द स्टिंक ऑफ करप्शन हैज अ परवेसिव इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑब्वियसली, ठीक है। लार्ज स्केल करप्शन रिटार्ड्स नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज। ये पूरा का पूरा ये जो स्टेटमेंट है आप लिख लें, इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने कुछ सेक्शन की बात की है कि इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑफ कंप्लेनेंट it is permissible to draw a deduction of culpability or guilt of a public servant under section 7, 13, 1D, subclause 1 and 2, read with 13 subclause 2 based on other evidence used by prosecution। काफी टेक्निकल था ये, लेकिन ये स्टेटमेंट जो इन्होंने यहाँ दिया यही अभी इंपॉर्टेंट है। जब डिटेल आएगा इसका फिर कभी आने ही वाला होगा कल परसों तक, देन वी विल सी, है ना, इन वेरी एक्सटेंसिव मैनर। नेतन्याहू आने वाले हैं इंडिया। नेतन्याहू कौन है? ये है प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, फिर से बन गए हैं। कर्बिंग एयर पॉल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट्स अक्रॉस साउथ एशिया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये। एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है ठंड में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और अभी तो मुंबई में भी है। तो ये इन्होंने कुछ डेटा दिया है कि जो परमिसिबल लेवल है एयर पॉल्यूटेंट का, ये 5 ग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, रिकमेंडेड बाय WHO, लेकिन ये है अभी 100 ग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास इंडो गैंजेटिक प्लेन में। तो ये सही नहीं है। करंटली ओवर 60% ऑफ साउथ एशियंस आर एक्सपोज टू एवरेज दिस। फिर उसको आप हेल्थ से जोड़ दें, उसका भी अलग डेटा अपडेट होता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पूरी न्यूज में हीरो कौन बन गया? ये बन गया एयर शेड। एयर शेड्स क्या होते हैं? उन्होंने बताया कि इंडिया हैज 6 लार्ज एयर शेड्स, सम ऑफ देम शेयर्ड विद पाकिस्तान। तो ये एयर शेड क्या होते हैं? एयर शेड मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया, रीजन, जहां पे सिमिलर एयर एक ट्रैप हो जाती है, और सारे एरिया में अगर एयर पॉल्यूटेंट यहाँ है तो सबको इम्पैक्ट करता है इस पूरे एरिया में। ये एयर शेड है। ये वाटर बॉडीज में भी मिल जाता है, नेचुरल इकोसिस्टम भी मिल जाता है, यही एयर शेड है। ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है। तो ये न्यूज तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ में अब एयर शेड बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसको नोट कर लें आप। ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे है। कुछ नया है कि कितने मेजर एयर शेड है हमारे साउथ एशिया में? तो 6 मेजर एयर शेड्स। कौन कौन से हैं? वेस्ट सेंट्रल IGP दैट इंक्लूड पंजाब, है ना, हरियाणा, पार्ट ऑफ राजस्थान, चंडीगढ़, और भी सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट्री पैनल होम सेक्रेटरी क्विज दिल्ली एयरपोर्ट ऑफिशियल। तो क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट में नॉर्मल से ज्यादा इस समय लाइन लग रही है, ठीक है, काफी रकस हो जाता है। अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां गए थे, अब उनकी काम खिंचाई हो रही है ऑफिशियल्स की कि ऐसे तुम्हारे एयरपोर्ट में ही क्यों होता है। फिर उन्होंने कहा कि लिंकिंग गैम्बिया डेथ्स विद इंडियन मेडिसिन प्री मैच्योर। क्या हुआ कि हमारे इंडिया में कुछ मेडिसिन बनी, गैम्बिया में कुछ लोग इंडिया की कफ सिरप पीने से कुछ बच्चे मर गए वहां। तो इंडिया की जो फार्मेसी, वर्ल्ड फार्मेसी का जो टैग है, वो थोड़ा सा लगा कि भाई अगर ऐसा ही रहा तो हमारी इमेज का क्या होगा।
वही कह रहे हैं कि ये प्री मेच्योर होगा इस तरीके से हर चीज लिंक कर देना। नाउ वी मूव टू वर्ल्ड अफेयर्स। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज यूक्रेन सोवियत एरा फेमिन एज जेनोसाइड, नॉट इम्पोर्टेंट। यूएस क्रिएटेड इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट टू कंटेन चाइना। अब आपने देखा होगा, चाहे कनाडा हो, ठीक, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूएस हो, ये जब भी स्टेटमेंट देते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट की ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या है, फॉरेन ऑफिस से, डिफेंस मिनिस्ट्री से जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उन्हें इंडो पैसिफिक की बात बहुत करते हैं कि वहां पर एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, है ना। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चाइना बहुत असर्टिव है उस रीजन। तो ये रेफरेंस वो चाइना के लिए ही करते हैं, और उसके अलाइज भी वहां है, जैसे जापान है ना, जैसे साउथ कोरिया है। तो इम्पोर्टेंट एलाइज जब है ऐसी कंट्रीज के वहां, तो क्यों ना इंडो पैसिफिक को रेफर किया जाए। लेकिन चाइना एम्बेसडर ने कहा फ्रांस के पे जो तैनात है कि ये जो इंडो पैसिफिक का होल खाका तैयार किया गया है, ये चाइना को कंटेन करने के लिए किया है, ऑब्वियसली किया है। ठीक है। वन किल्ड एज अफगान तालिबान शेल बॉर्डर टाउन, नॉट इम्पोर्टेंट। चाइना रिकॉल 6 डिप्लोमेट्स फ्रॉम यूके ओवर वायलेंस। ईरान ब्लेम्स यूएस आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम यूएन राइट्स बॉडी। ठीक है। ईरान को यूएन ह्यूमन राइट्स की जो ना ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, उससे ईरान को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जो आप देख सकते हैं कितना इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर, ह्यूमन राइट्स का कुछ उनको कंसर्न नहीं है, इसलिए। ठीक है, उन्होंने यूएस को इसके लिए ब्लेम किया है। सेंसेक्स फॉल्स 1.4%, रुपी स्लिप्स 27 पैसे ऑन हॉकिश यूएस फेड। अब हमारा सेंसेक्स फॉल हो गया, रुपी भी गिर गया। यूएस फेडरल जो रिजर्व है, उनका जो आरबीआई टाइप की बॉडी है, सेंट्रल बैंक, उसके कुछ फैसले से, तो भाई ये ऐसा आपस में लिंक क्यों है? क्या है कि यूएस फेडरल रिजर्व भी सेंट्रल बैंक जैसे इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, बढ़ाता है, घटाता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ा दिए जाते हैं, तो जो पूरे वर्ल्ड में डॉलर होता है डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि क्या है, ये तो बस मार्जिन कमाते हैं लोग, इन्वेस्टर्स जितने होते हैं इस मार्केट में। अगर यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा है तो वहाँ शेयर मार्केट में लगा देंगे, इंडिया में ज़्यादा है यहाँ लगा देंगे, और उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। लेकिन जैसे ही फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट बढ़ाता है, तो उनको लगता है अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे तो यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये यहाँ से पैसा लेके यहाँ डिपॉजिट करने लगते हैं। ठीक, तो यहाँ कमी पड़ जाती है दूसरे रीजन में, और डॉलर महंगा हो जाता है, रुपी और दूसरी करेंसी घटने लगती। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ठीक, उनके शेयर मार्केट भी गिरने लगते हैं जैसे इंडिया का गिरा। और जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, ठीक है, टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो यहाँ करने की बजाय, यहाँ भी करते होंगे यूएस में, ये दूसरी कंट्रीज में प्रेफर करते हैं जहां पे ज्यादा वैल्यू है डॉलर की। तो इसलिए ये सी सॉ देखने को मिलता है और अक्सर न्यूज में रहता है। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट न्यूज है, सब्सक्रिप्शन टू गोल्ड बॉन्ड इशू विल ओपन ऑन December 19। देश में रखे हुए सोने के ऊपर कि भाई ये सोना जो गोल्ड है, ये मार्केट में आए, सबके पास घरों में सोना होता है, लेकिन इसको हम मार्केटाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक अट्रैक्टिव स्कीम लेकर आई थी, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, कि आप कुछ सोना रखवा दें गवर्नमेंट के पास, ठीक है, उससे इंटरेस्ट कमाएं, तो आपका ही फायदा हो, गवर्नमेंट का ही फायदा हो। लेकिन उसमें दिक्कतें थी कि हमारे पास जो गोल्ड है, वो उसकी डिजाइन बहुत यूनिक होती हैं। ठीक है, काफी सुंदर सुंदर हार वगैरह, कंगन वगैरह होते हैं, उसको अगर हमने गवर्नमेंट में जमा कर दिया, गवर्नमेंट पिघला देगी और उसके बिस्किट बना देगी। तो कई लोगों को ये फियर है, तो ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाई स्कीम, बट फिर भी गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है स्कीम को। तो उसके सब्सक्रिप्शन जो है वो ओपन होंगे December 19। गवर्नमेंट सेट टू बी कीन टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम डंप्स एट ओल्ड माइंस। ठीक है, कोलार फील्ड है हमारे यहाँ कर्नाटका में। व्हेन इट कम्स टू गोल्ड माइंस, तो यही एक ऐसी फील्ड है जो सिग्निफिकेंट है कंट्री में। तो अब फिर से उस पे खदान का काम शुरू होने वाला है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रही गोल्ड वहां से। ये न्यूज थी कुछ। अब बढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ।
इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमी पेज में ऑयल प्राइस देख लीजिए, बाकी तो सेम ही है, 78 है, बढ़ के $5 बढ़ गया। ये न्यूज़ देख ली हमने। एयरटेल पार्टनर्स टेक एम नॉट इम्पॉर्टेंट, एनबीएफसीज ग्रोइंग एट 10 to 12% दिस फिस्कल नेक्स्ट। तो एनबीएफसीज होते क्या हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होती, जैसे जो नेशनल बैंकिंग शेड्यूल जो होता है एक आरबीआई का, उस पर जो रजिस्टर्ड होते हैं बैंक्स, उसमें ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। और ये डिमांड ड्राफ्ट चेक्स वगैरह इशू नहीं करते, क्योंकि फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के पार्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि कई सारी कैटेगरीज भी होती हैं। नेक्स्ट, इसमें कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी मुझे। सेंट्रल टू सेट बोरोइंग लिमिट्स फॉर स्टेट्स एट 3.5% ऑफ जीएसडीपी। तो बोरोइंग लिमिट जो स्टेट्स की है, अब सेंटर स्टेट्स भी बोरो करते हैं ना पैसा सेंटर से, फॉरेन कंपनी से या फॉरेन गवर्नमेंट से ऐसा पैसा डायरेक्ट नहीं ले सकते। देयर इज आर्टिकल विच इज 293, यस 293 आर्टिकल है जो गवर्न करता है बोरोइंग ऑफ स्टेट्स, ठीक है। उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से या सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पैसा ले सकते हैं, तो उसकी कुछ लिमिट तय की है इन्होंने। 3.5 ऑफ जनरल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यस जनरल नहीं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो 3.5% है, केवल इतना ही आप फाइनेंशियल 24 में बोरो कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट, अब हम ये इसे कवर करेंगे बाद में, पहले एक्सप्लेन देख लेते हैं। रिटेल डिपॉजिट रेट्स अप। रिटेल डिपॉजिट रेट्स मतलब ये सेविंग्स वगैरह जो है, इसके रेट बढ़ गए हैं। बट शुड यू पार्क फंड इन बैंक एफडीज? क्या बैंक में आपको एफडी करानी चाहिए? तो अभी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिटेल डिपॉजिट क्या होते हैं, यही एफडी वगैरह, सेविंग्स वगैरह। एलएसी पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट अनसर्टेनिटी, ये देख चुके हैं हम। नेक्स्ट है बांग्लादेश रीचेज आउट टू आईएमएफ, व्हाट्स रॉन्ग विथ इट्स इकोनॉमी। बांग्लादेश तो पर कैपिटा इनकम से हमसे आगे निकल गया था, फिर क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से डिमांड जो है वेस्टर्न कंट्रीज में घट गई है, यूरोप में खास तौर पर बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की, तो उसे घाटा मिल रहा है देखने को। तो उसने कुछ $4.5 बिलियन का असिस्टेंस मांगा आईएमएफ से, और आईएमएफ पैसा कैसे देता है? कंडीशनल पैसा देता है। तो वही बताया इन्होंने कि क्या क्या कराना चाहता है आईएमएफ। ये चाहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, फाइनेंशियल सेक्टर को, ठीक है, स्ट्रेंथन किया जाए, गवर्नेंस बढ़ाया जाए, रेगुलेटरी एस्पेक्ट बढ़ाया जाए, और स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, टू मीट क्लाइमेट चेंज ऑब्जेक्टिव्स, ये भी बात है इसमें। लेकिन मेन मैं बता रहा हूँ आपको, आईएमएफ जब भी पैसा देता है, वो इंश्योर करता है कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए वो इकोनॉमी बेनिफिशियल हो जाए और स्टेबल इकोनॉमी हो जाए। तो यही सब ये न्यूज़ थी। बाकी अब हम सीधे एडिटोरियल पर आते हैं। प्रताप भानु मेहता थोड़ा सा बायस ही रहते हैं, हमेशा लिखते बड़ा अच्छा है। तो ये चाइना के बारे में कह रहे हैं, चाइना के बारे में इतना डिटेल जानना नहीं है हमें, बस फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू चाइना। Worldly wise, the underdog often starts the fight and occasionally the upper dog deserves to win, not important। ये इंपॉर्टेंट कोट नहीं है, जब होगा तो मैं बता दूंगा कहाँ यूज कर सकते हैं आप। लाइक अ हॉक, यही यूएस फेड रेट जो बढ़े हैं उसके जो बढ़ने के ऊपर ये एडिटोरियल है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, जितना जानना था हमने समझ लिया। अब ये एडिटोरियल है कोटा अगेन। कोटा में स्टूडेंट सुसाइड हुए, 3 लड़कियों ने आपस में सुसाइड कर लिया मिलकर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक डार्क रियलिटीज को बताता है कि जो राइजिंग एस्पिरेशंस हैं यूथ के और अपॉर्चुनिटीज घट रही हैं, ये इस तरह के जो है देखने को मिलते हैं इंसिडेंट्स। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021, उसने बताया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेथ्स बाय सुसाइड रोज बाय 4.5% इन 2021। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप कहीं भी कोट कर सकते हैं ऐसे डेटा। देखिए, आपको हमको कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन का जवाब मालूम होता है, लेकिन जब आप डेटा देते हैं ना,
तो पता चलता है कि आप एजुकेटेड हैं, आपने जो तर्क दिया है उसके पीछे बहुत अच्छी रिसर्च की है आपने। तो सुसाइड का डेटा आपके पास है, स्टूडेंट सुसाइड्स कैसे बढ़ गए हैं इस देश में और क्या कारण है। वी ऑल नो, स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, ठीक है, एस्पिरेशन ज़्यादा है, स्किल थोड़ा सा कम है बिकॉज हिस्टोरिकली हमने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, तो उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है कि द विजन कंटेंट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑफरिंग ग्रेटर एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। तो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी एनईपी 2020 में कि आप दूसरे वोकेशन ट्रेनिंग भी करें, दूसरे एरियाज को भी एक्सप्लोर करें, फोटोग्राफर भी बन सकते हैं आप, वेब डिजाइनर भी बन सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आईआईटी ही आपको करना है, ठीक है। तो उसकी बात ये कर रहे हैं, नीड ऑफ द आर इज, वे फॉरवर्ड बता रहे हैं कि इज टू लर्न फ्रॉम पास्ट फेलियर्स एंड टू एड्रेस द ग्रोइंग क्राइसिस, टेक अर्जेंट स्टेप्स दैट इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलिसी मेकर्स। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो पेरेंट्स वाला एस्पेक्ट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। पेरेंट्स ही हैं जो स्टूडेंट्स को एक नया कॉन्फिडेंस देते हैं। बिना उनके प्रेशर के बच्चा ऐसे कदम नहीं उठा सकता, ठीक है। हो सकता है कुछ अपवाद हो, लेकिन पेरेंट्स अगर ओपन होते हैं, क्या होता है कि मैं अपने ही परिवेश में बताता हूँ कि पेरेंट्स मेरे इतने ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा हर पेरेंट्स की जैसे मिडिल क्लास हम भी हैं, तो पेरेंट्स भेज देते हैं स्कूल, बेटे को हमने एडमिशन करा दिया, कॉलेज भेज दिया, कोटा की कोचिंग करा दी, यूपीएससी भेज दिया, फुर्सत। अब वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कैसे प्रिपरेशन करता है। एग्जैक्टली है, स्टूडेंट के ऊपर ही है सब कुछ, दारोमदार उसे ही करना है, उसे ही पूरा जीवन खुद झेलना है, नया एक्सपीरियंस लेना है, टफ होना है, स्ट्रांग होना है, लर्निंग करनी है। लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोरक्को का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि कैसे फैमिली जब सपोर्ट था तो मोरक्को ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, ठीक है। बीच बीच में समय समय पर आप भी घर जाते रहें, पेरेंट्स से टच बनाए रखें, they are the linchpin of whole, UPSC preparation of yours. Now we come to next page. Lionel Messi 2.0, the key is exports. ये एडिटोरियल है और ये एडिटोरियल है। फर्स्ट वी कवर दिस। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सपोर्ट के बारे में क्या कह रही हैं राजेश्वरी सेन गुप्ता जी। ये कह रही हैं कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कॉज ऑफ कंसर्न है। कैसे कि इंडिया स्टिल फेसेस वन बिग प्रॉब्लम, दैट इज लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट, कि ये 4% के आसपास प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2022-23 में। जो आरबीआई की परमिसिबल लिमिट है 2%, उससे तो सीधा सीधा डबल है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो आपस में नेट बैलेंस है, ठीक है, उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अगर इस पे जो इनविजिबल ट्रांसफर जो उसे भी ऐड कर लिया जाता है तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, ठीक है। कैड इज जस्ट अबाउट ट्रेड, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो वो अगर डेफिसिट होगा तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। कैसे, पूरा माजरा समझते हैं। इंडियाज इंपोर्ट हैव सोल्ड जस्ट एट अ टाइम व्हेन इट्स मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव स्टार्टेड टू फॉल। अब एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, हमने सबने देखा, कल ही पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि हमारी ग्रोथ रिक्वायरमेंट तो वैसी की वैसी ही है, कंजम्पशन भी हमारा वैसा ही है, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्यों घट रहा है वो भी देख लें कि पोस्ट पेंडेमिक कुछ चीज़ें हुई, नॉर्मलाइजेशन वैसा नहीं हो पाया, फिर उसके बाद जो डिक्लाइन इन डिमांड है, यूक्रेन क्राइसिस वगैरह, इसकी वजह से एक्सपोर्ट घटा और इंपोर्ट बढ़ ही रहा है। ओवरऑल डेफिसिट बढ़ने के रीजन उन्होंने बता दिए। सिंपल सी बात है, समझ में यही आता है कि अगर कैड इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ता गया, तो घाटा तो हमें ही है। तो ये डेफिसिट के तौर पर दिखता है। अब ये कह रहे हैं कि वन पॉसिबिलिटी वुड बी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करें, ठीक है, एफडीआई वगैरह अट्रैक्ट करें, एफआईआईज इवन में वर्क राइट नाउ, ठीक है। एफआईआई और एफडीआई का डिफरेंस भी हमने देखा था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड
डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। तो ये कह रहे हैं कि इतना संभव है 4% के आसपास जो आपका डेफिसिट है उसको फिलअप करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूरोप जैसे पूरे कॉन्टिनेंट में ही हाईएस्ट इन्फ्लेशन है पूरे 4 दशक का, 4 डिकेड का। और इंटरेस्ट रेट का इश्यू हमने देखा है कि फेड रिजर्व ने हाइक किया है तो सब लोग वहीं दौड़े चले जा रहे हैं, वहीं इन्वेस्ट करेंगे, यहां से पैसा और निकाल लेंगे। तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? उससे पहले ये बात कहते हैं कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुड बी डिप्लॉयड। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो अगर डेफिसिट है तो दिया जा सकता है, लेकिन रिजर्व हमने रखा है कंटिजेंट सिचुएशन के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए। अब इस तरीके से फंडिंग नहीं कर सकते कि कैड आप उससे फंड कर रहे हैं, कैड डेफिसिट जो है मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये सही नहीं है सॉल्यूशन। अब कहते हैं कि इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स है, गुड्स एक्सपोर्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। वो जो एक्सपेक्टेशन उसे फिलअप नहीं कर पा रहा है। तो क्या चेंज करना चाहिए? दिस मीन्स दैट समथिंग फंडामेंटल नीड्स टू चेंज। पहला है, सबसे पहले तो प्राइस एडजस्टमेंट। हमारी जो करेंसी है, भले आपको लग रहा होगा कि 82 रुपी पर डॉलर के आसपास पहुंच गई है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू से भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। अगर रुपी की वैल्यू कम होगी तो हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्या बोलते हैं उसकी परचेसिंग कैपेसिटी है फॉरेन कंट्रीज की, वो बढ़ जाएगी और हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। दैट्स अ सिंपल कोरिलेशन। तो क्यों ना और घटाया जाए, ये सजेशन दे रहे हैं। एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन इज हेल्पफुल फॉर अनदर रीजन। कुछ और कारणों से भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो कंजम्पशन है हमारी कंट्री में वो इतना, ठीक है, सपोर्टिव है, लेकिन जो अट्रैक्शन होगा वो एक्सपोर्ट से आएगा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोड्यूस तभी करेंगे, जो कंपनीज हैं तभी प्रोड्यूस करेंगी जब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टू थिंग्स। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो भी बढ़ेगी, और जो इन्वेस्टमेंट है, जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ, उसके लिए भी एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पोस्ट पेंडेमिक जो ओवरऑल ग्रोथ हुई है वो एक्सपोर्ट लेड हुई है, ये बता रही हैं राजेश्वरी जी। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूज टू बी स्लेजिश। प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। हमने देखा था जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है इस देश की कुछ ट्रिलियन में, तो बिना प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के संभव नहीं है। और अभी भी कितना विनती करती है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को, भाई इन्वेस्ट, लोन लो, इन्वेस्ट करो, लेकिन अभी भी स्लेजिश है एंड इज अनलाइकली टू पिक अप। कुछ नियर फ्यूचर में ये न बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा कह नहीं सकते। नॉर इज देयर रूम फॉर फिजिकल स्टिमुलस। अब गवर्नमेंट के पास इतने भी हैंड्स टाइट है कि वो ऐसा नहीं कि पैसा बहा दें, कुछ स्कीम ले आए, टैक्स रिडक्शन कर दें, वैसे ही फिजिकल डेफिसिट इतना ज्यादा है। फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट इज वेरी स्मॉल, 1.7 के आसपास है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक। इंपोर्ट का ही ज्यादा है जबकि एक्सपोर्ट से। और देयर इज एम्पल स्कोप टू एक्सपैंड दिस शेयर। ऑब्वियसली बहुत सारा स्कोप है। अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी आने वाली है, वो भी देखेंगे हम, और बजट में भी इसके बारे में बात होगी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज वी विल डिस्कस देयर। पॉलिसी नीड्स टू बिकम सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड प्रोटेक्शनिस्ट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी यानी पॉलिसी मेजर्स में भी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये ऐसी पॉलिसी मतलब वही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम जो कह रहे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। इंपोर्ट टैरिफ जो है, इंपोर्ट ड्यूटी जो हम लगाते हैं, क्या है कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स, वो फिनिश प्रोडक्ट्स करेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा, रॉ मटेरियल करेंगे तो देश का घाटा ही है। तो फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगाएं, तो रॉ मटेरियल जब बाहर से मंगाते हैं तो ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, ठीक। ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से ये पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट में हमें काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, और वियतनाम, बांग्लादेश जैसी कंट्री हमसे आगे निकल जाती है। तो यहाँ पे अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी वाला जो चक्कर है, थोड़ा सा रिडक्शन कर दिया जाए तो बेनिफिशियल होगा, एज सजेस्टेड बाय दिस राइटर। नीड ऑफ द आवर क्या है? तो उन्होंने 4-fold सॉल्यूशन बताया। पहला सॉल्यूशन, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी फर्स्ट। सेकंड, इनकरेज फॉरेन फर्म्स टू प्रोड्यूस, प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा दिया जाए। थर्ड,
इनकरेज डोमेस्टिक फर्म टू सेट अप टू कंपटीशन, स्टेप अप टू कंपटीशन। अब बढ़ावा दिया जाए तो उसके साथ साथ अब उनकी भी जिम्मेदारी है, प्राइवेट प्लेयर्स की, कि जो एक्सपोर्ट में जो कंपटीशन है उसमें अपने प्रोडक्ट्स को पे निखार लाएं और कंपटीशन को झेलें। क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल प्लेयर्स, बड़ा एक्सपोर्टर हो छोटा एक्सपोर्टर हो, सबके लिए समान जो है नियम कानून हो। तो ये कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग कैट, सिक्योरिंग रैपिड सस्टेनेबल ग्रोथ, इन दोनों से ये फायदा होगा अगर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं, मतलब सपोर्ट उस चीज को करते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। आज का लास्ट यह है न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। काफी कुछ कहा गया, सुना गया डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए। अब फिर से ये इनका व्यू है, रिया राव एंड जेनी जैन का। इंडिया क्वेस्ट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्राइवेसी लॉ कब से शुरू हुआ? 2010 से, जब जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बैठाई गई। ये ऐसा कोई लॉ आना चाहिए डेटा प्राइवेसी के लिए भाई, बहुत इंटरनेट चल रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पे 2018, 2019 और 2021 में बिल लेकर आई गवर्नमेंट। ये वाला लेटेस्ट है और वी आर होपफुल कि ये पास भी हो जाएगा। लेट्स सी। 2019 वाला गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया था, उसमें कुछ सुधार लेकर आई और जो बहुत सारे क्लॉजेस थे उसको कंसाइज करके 30 क्लॉजेस में समेट दिया। बहुत सिंपल टर्म में इस बिल को फॉर्म किया गया है। इसकी लोग काफी तारीफ कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इश्यूज भी थे, जैसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया इस बिल ने डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसी कोई नहीं छोड़ी है। और डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड है एक अपीलेट बॉडी तरह होगी जो कंट्रोल करेगी पूरे इकोसिस्टम को डेटा प्राइवेसी के, वो रेगुलेटरी बॉडी होगी। लेकिन गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा उसमें, गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट होंगे उसमें गवर्नमेंट किस तरीके से हस्तक्षेप करेगी, इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दी गई है ज़्यादा। तो ये कह रहे हैं कुछ अलग ही इनका आर्गुमेंट है। थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे ये आर्टिकल, बाकी हमने अगर वही चीज़ होती तो उसको स्किप कर देते। ये कह रहे हैं कि बिल हैज़ टू मेजर स्टेक होल्डर्स, डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और डेटा प्रिंसिपल कौन है? सब्जेक्ट, मतलब हम और आप, जिनका डेटा प्रोसेस किया जा रहा है। और डेटा फिड्यूशरी कौन है? एंटिटी दैट प्रोसेसेस दिस डेटा, जो कंपनी या जो एंटिटी आपका डेटा ले रही है और उसे प्रोसेस कर रही है, वो फिड्यूशरी है। फिड्यूशरी लैटिन वर्ड फिड्यूशिया से आया है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट। और ये आप लिंक करेंगे एथिक्स से। एथिक्स सेक्शन में आप पढ़ते हैं फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। When we talk about institutional integrity, when we talk about, then we refer this term fiduciary responsibility also, that कि जो आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपके गवर्नड जो लोग हैं, लोगों के प्रति वो एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पे ट्रस्ट उन्होंने किया है, आप एक ट्रस्टी हो, एक गार्डियन हो, ठीक है, एक रिलेशनशिप है अकाउंटेबिलिटी का आपका और सब्जेक्ट के बीच में, ठीक। तो उसके बारे में उन्होंने बात की है। बिल डिस्क्राइब्स द ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरी टुवर्ड्स डेटा प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है कि हर चीज नेगेटिव नहीं है बिल के बारे में। बिल ने काफी डिस्क्राइब किया है कि देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरी टुवर्ड्स डेटा प्रिंसिपल व्हाइल द बिल इज, ऐसे आप कोर्ट नहीं, मतलब जो फ्रेजेस हैं, जो स्टेटमेंट है, आप अपने इंट्रोडक्शन जो आंसर के हैं उसमें लिख सकते हैं और कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लें। वाइल द बिल लिस्ट द ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, हमारी आपकी ड्यूटी बता रहे हैं, बट देयर इज नो बियरिंग ऑन रियलाइजेशन ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड बाय द बिल। ठीक, इस तरह से दिखता नहीं है कोई रियलाइजेशन, जो हमारे अधिकार है उसके बारे में कुछ सीरियसनेस दिख नहीं रही है इसमें। टू एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल आर नोट वर्दी। क्या है? पहला, इट इन एडिशन टू जनरल ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ principal data of individual, bill has outlined a category of significant data fiduciaries। जो लोग आपका डेटा लेने वाले हैं, प्रोसेस करने वाले हैं, उनकी कैटेगरी उन्होंने बता दी है। कुछ एंटिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एडिशनल मेजर्स टू सेफगार्ड डेटा, पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जो कंपनी ज्यादा डेटा प्रोसेस करेगी आपका,
ठीक है, जिसके पास ज्यादा एक्सपोजर है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, उनको अलग कैटेगरी में, और जो दूसरी कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, उनको नेसेंट स्टेज में, उनको अलग कैटेगरी में। ठीक, तो ये नोटवर्दी है, ये कह रहे हैं बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सच मेजर्स रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ कंपनी दैट आर एट नेसेंट स्टेज। क्योंकि जो छोटी कंपनीज है, अगर आप उन पे भी सिमिलर ऑब्लिगेशन थोप देंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो हमने बात की पिछले एडिटोरियल में, वो यहाँ पर वायलेट हो जाएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट तो पॉइंट लगा नहीं मुझे ये, बट फिर भी एडिटोरियल में है। सेकंड, डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन की बात है कि इन प्रीवियस वर्जन ऑफ द बिल विच मैंडेटेड कंपनीज टू स्टोर यूजर डेटा ओनली विद इन इंडिया हैव बीन ओमिटेड। पिछला जो वर्जन था 2019 वाला, उसमें ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि जो डेटा लिया जा रहा है उसको स्टोर हम इंडिया में ही करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों ओमिट किया आपने, आखिर क्या वजह थी? इससे तो और प्रोटेक्शन मिलता हमारे डेटा को। ठीक है, सेक्शन 25 शेड्यूल 1 दैट डील विद पेनल्टीज रिक्वायर इलेबोरेशन। इन्होंने कहा है कि सेक्शन 25 में क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी जो है इम्पोज की जाएगी जो पर्सन गिल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस इन मैटर रिलेटेड टू डिटेल। जो अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो पेनल्टी जो इम्पोज की जाएगी वो सेक्शन 25 में डिफाइंड है, but it does not consider the financial ranking of company before imposing penalties. For example, Amazon और Facebook, बहुत बड़ी कंपनीज, ये जब वायलेट करेंगी और इनकी पेनल्टी, और छोटी सी कंपनी कोई कल को आती है, वो डेटा थोड़ा सा ले देती, भैया आपका फोन नंबर दे देना, उन्होंने थोड़ा सा वायलेट कर दिया, कुछ उनके जो रिकॉर्ड वगैरह हैं वो यहाँ वहां मिसप्लेस हो गए, तो उनकी पेनल्टी और अमेजोन की पेनल्टी सेम रखी गई। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रोपोर्शनल टू दी फाइनेंशियल जो उनका जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पेनल्टी लगाना चाहिए। ठीक, ये इनका सजेशन भी है और प्रॉब्लम भी इन्होंने बता दी। अ लीव कैन बी टेकन फ्रॉम यूरोपियन यूनियंस जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर। ये जीडीपीआर नॉर्मली भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में। फुल फॉर्म क्या है, किससे रिलेटेड है, क्यों न्यूज में था? और ये तो मैं तो कहता हूं मैग्ना कार्टा है इस समय। मैग्ना कार्टा क्या, जो फंडामेंटल राइट जहां से इवॉल्व हुए, मैं 1215 एडी था शायद वो। तो ये जीडीपीआर डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन है। बहुत स्ट्रिक्ट है ये, और जो सिटीजन्स राइट्स को ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। इतना जो वेयर विथल है, इतना जो हमारे पास ग्रेविटास है, वो नहीं है इंडिया के पास इस तरह का बिल लाने के लिए। ये भी दर्शाता है कहीं ना कहीं ये बिल। तो उससे हमको सबक लेना चाहिए कि बिल सेफगार्ड्स इंडिविजुअल डेटा वाइस्ट ऑल्सो प्रमोटिंग कॉपरेशन बिटवीन डेटा फिड्यूशरी एंड गवर्नमेंट। ठीक, ये कंक्लूजन में आप ये लाइन लिख सकते हैं। इन अ मैनर दैट इज टेलर मेड टू इंडियाज रिक्वायरमेंट। हमने दूसरे फॉरेन कंट्रीज से, जैसे यूरोप हो चाहे ऑस्ट्रेलिया से, हमने सबक लिया और बिल बनाया, लेकिन हमने ये इंश्योर किया कि ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। जैसे exemption granted to center as extremely restrictive and in sync with past judicial precedents and आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि सेंटर को हमने जो एग्जेम्पशन दिए हैं बहुत कम दिए हैं इस बिल में, दो वी fortified the power of the center by allowing them to not having accountability। कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं जिससे सेंटर की अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, है ना, अगर डिस्क्लोजर हो जाता है, वायलेशन हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये इंश्योर किया है कि जो एग्जेम्पशन है सेंटर को वो कम हो। ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। और ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उससे कहीं ना कहीं ये मैच खा रहा है और बहुत अच्छा है, ये वेलकमिंग है, ये क्रिटिसाइज नहीं किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट को हल्का सा सपोर्ट किया गया है। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि दिस बिल मार्क्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम लीगलीज टू लीगल सिंप्लीफिकेशन। वही मैंने जो ये 30 की बात की है, बहुत सिंपल टर्म में डिफाइन किया गया है। इट रियलाइजेज दैट इट इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट ऑल लॉज
especially legislation that have a significant impact on citizens, are made accessible to all individuals irrespective of their professional or educational standing. ये भी कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में होगा कि ये जो लेजिस्लेशन है वो सारे सिटीजन को इम्पैक्ट करे, तो बराबरी से इम्पैक्ट करे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान रूप से ये बिल बेनिफिट करे और ये बैलेंस एक बना के रखे डेटा प्रिंसिपल एंड डेटा फिड्यूशरी दोनों के बीच में। इसी के साथ ये द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन हम खत्म करते हैं, और जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स भी देखिए वो ज़्यादा अच्छे थे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये डाल दें, ये नया इनिशिएटिव है और ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है, अपने ईज़ के हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं किया है, अपनी समझ जिसमें कंफर्टेबल हूँ उसमें ज़्यादा बताऊँ, दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर दूँ, ऐसा भी मैंने नहीं किया है। ना ही मैंने कोई क्लिक बेट्स, ना ही मैंने कोई वायरल वीडियो से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। जस्ट प्लेन एंड सिंपल। आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा है, आप कमेंट कर दें, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।